Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 10th of February 2022, Thursday. Motivation of the day is practice makes progress, not perfect. In today's discussion, we are going to cover these news articles. First news is related to the capital gain tax regime and second news is related to the government's e-portal and the challenges states are facing for being on board. In third news, we will be discussing about the IBC recovery of total admitted case. And apart from these three major news, we will also discuss some other important news clips that are related to the 8th unicorn of India, mobile tariff rise, capital expenditure funding plans, and LIC AUM. So let's start with today's discussion and look at into the article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. Capital gains tax regime needs to be tweaked government. As per the government official or our revenue secretary Mr. Tarun Bajaj, the current capital gain tax regime in India needs a revamp, needs a different or fresh look, and various rates and holding periods needed to be streamlined as well. तो अब जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल गेन टैक्स रिजीम पर फोकस कर रही है, उसमें बहुत सारे जो मिसमैच हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको रिमूव करके अब इस पर्टिकुलर कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने जा रही है। ऐसा प्रपोजल अभी गवर्नमेंट के साइड से आया है। हालांकि इस बात की डिमांड बहुत टाइम से आ रही थी फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज कि देयर इज अ नीड टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कैपिटल गेन टैक्स रिजीम इन इंडिया। और इसी को लेकर के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक इवेंट में जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनका भी यही ओपिनियन आया है। एज पर हिम द सेंटर नॉट एक्सटेंडेड 1 ट्रिलियन इन लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स टू स्टेट एंड फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 वुड हैव बीन 6% अगेंस्ट द बजटेड 6.4% ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो कुछ जीडीपी के डेटा के बारे में डिस्कशन किया। अपार्ट फ्रॉम all those discussion, one of the important point that our revenue secretary has emphasized is capital gain tax. इन सारे डिस्कशन के अलावा कैपिटल गेन टैक्स पे जो उनका ओपिनियन आया उसको लेकर के जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। एंड एज पर हिम देयर इज़ अ नीड टू री लुक एट द कैपिटल गेन। और अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग जो रेट्स हैं, जो होल्डिंग पीरियड्स है कैपिटल गेन को लेकर के, कैपिटल गेन से एसोसिएटेड, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली in work in progress to resolve all those issues and to simplify capital gain tax regime. तो फिलहाल के लिए जो अदर कंट्रीज़ में जिस तरह के कैपिटल गेन टैक्स के रजीम प्रिवलेंट हैं, जो होल्डिंग पीरियड है, जो रेट्स है, उस पर गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल्स हैं वो अभी स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा रैशनलाइजेशन के समय जो कैपिटल गेन के रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है, तो उस ड्यूरेशन में भी और जब भी गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन लेकर आएगी कैपिटल गेन को रैशनलाइज और सिंप्लीफाइड करने का, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम इन्वेस्टर्स जो कि लॉस में होंगे और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कि गेनर्स होंगे और उन्हीं को उस पर्टिकुलर चैलेंज को ओवरकम करना ही गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा इशू होगा, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि गेनर्स होंगे दे विल सपोर्ट दैट पर्टिकुलर चेंज, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि लूजर्स होंगे जिनको उस कैपिटल करंट कैपिटल गेन टैक्स रिजीम में चेंज से नुकसान हो रहा होगा, दे विल अपोज इट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कम से कम लूजर्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा गेनर्स हों। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का रैशनलाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन करती है करंट कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर में। अगर करंट कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो डेफिनेटली जो रेट्स हैं, जो होल्डिंग पीरियड्स हैं, वो डिफरेंट असेट क्लास के लिए डिफरेंट है। जैसे कि इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अट्रैक्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अट्रैक्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 10% का। फॉर गेन्स अबव 1 लाख
rupees. अब यहाँ पर इस न्यूज़ को समझने के लिए many students might be wondering what is this short term capital gain, what is this long term capital gain. Basically capital gain tax होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे. जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली कैपिटल गेन क्या होता है. हालांकि ये टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना ज़रूरी है. सबसे पहली बात, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स and it is simply levied on the profit or the income from an investment that is occurred when the investment is sold. तो सर्टेन टाइप्स के असेट्स को सेल करने से जो गेन होता है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है, इन्वेस्टर को उसी प्रॉफिट पर ये कैपिटल गेन टैक्स लगता है. So when stock shares or any other taxable investment assets are sold, the capital gains or the profit are referred to as having been realized. And definitely the tax does not apply for unsold or holding investment or unrealized capital gains until unless the investor is not selling that asset, that instrument, and profit is not realized, the capital gain tax will not be applicable. It will be applicable when the profit is realized. And when profit will be realized, जब जो investors हैं वो particular asset को, class of assets को मार्केट में सेल करेंगे, तो उसकी सेलिंग से जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे रियलाइज्ड प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट या इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है. Just like stock shares will not incur any sort of tax, any sort of capital gain tax until they are sold, no matter how long the shares are held and how much they increase in terms of their value. So we call it capital gain tax. अब यहाँ पर दो तरह के कैपिटल गेन टैक्स हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म. हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाइज टू असेट्स दैट आर सोल्ड 1 year or less from the date they are purchased. So within 1 year or less than 1 year from the date they are purchased. तो उस ड्यूरेशन में जो गेन होता है, जो कैपिटल गेन होता है इन्वेस्टर को, उस पर STCG लगता है. And this profit is taxed as ordinary income, and for all but the wealthiest taxpayer that is higher tax rate than the capital gain rate. एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो जो 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड किए जाते हैं फ्रॉम द परचेज डेट और उसके बाद सेल किए जाते हैं, तो उस पर जो गेन होता है वी कॉल देम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. फिलहाल के लिए इतना ही सिंप्लीफाइड डिस्टिंक्शन आपको समझने की ज़रूरत है. ज़्यादा डिटेल में और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है ये भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. तो हम बात कर रहे थे इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की. तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उस पर शॉर्ट टर्म जो STCG है वो 15% का है, जो LTCG है वो 10% का है. अगर जो इनकम है या जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, रियलाइज प्रॉफिट है, वो 1 लाख से ऊपर है. तो फिलहाल के लिए करंट पैटर्न यही है कि जो डिफरेंट असेट्स क्लास होते हैं उनके लिए डिफरेंट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होता है. एंड STCG on most bond investment is at the tax slab the investor comes under. And long-term capital gain is either 10% or 20%. So we can say 10 to 20% की range में होता है, depending on whether it is listed or unlisted bond or debt mutual fund. For real estate, the long-term capital gain is 20%. अगर आप कोई real estate की property sell कर रहे हैं और उस पर आपको किसी भी तरह का gain हो रहा है, profit हो रहा है, income हो रही है, on that case you will have to pay 20% long-term capital gain tax. और प्री बजट इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में भी इस बात की डिमांड उठी थी मार्केट से, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, कि देयर इज़ अ नीड टू सिंप्लीफाई और रैशनलाइज द कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर. क्योंकि रियल स्टेट के लिए, स्टॉक ऑप्शंस के लिए, बॉन्ड्स के लिए अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह का होल्डिंग पीरियड है. ये जो होल्डिंग पीरियड मैंने आपको बताया जो 1 ईयर और 1 ईयर से ज़्यादा का, ये भी असेट्स क्लास के अकॉर्डिंग वेरी करता है. तो इसको लेकर के कई बार इंडस्ट्री में डिमांड उठ चुकी है कि सिंप्लीफाई करना चाहिए, rationalize करना चाहिए. And as of now government is working and looking for the other countries capital gain tax structure in order to come up with the very effective, efficient and progressive capital gain tax structure.
So this is the current capital gain tax regime for different investment. Debt mutual fund के लिए, listed bonds के लिए, unlisted bonds के लिए, equity mutual funds और real estates के लिए. And this is the threshold होल्डिंग पीरियड कि 3 साल, 1 साल, 3 साल, 1 साल कितना आपको होल्ड करना है. देन यू विल बी लायबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. दिस इज STCG rate in terms of percentage and this is LTCG rate in terms of percentage. And definitely do not need to mark up this table, you can just have the glimpse of it कि कैसे ट्रीटमेंट होता है और कौन कौन से जो इनकम्स हैं, प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट है, वो टैक्स स्लैब में ऑलरेडी कवर्ड हो जाते हैं. तो ऑल दीज आर द करंट स्टेटस और इसमें में चेंज लाने की बात करी जा रही है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10. गवर्नमेंट्स ई पोर्टल फॉर बिजनेस अप्रूवल्स ऑफ टू अ ब्रिस्क स्टार्ट. 5 महीने हो गए गवर्नमेंट ने जब सॉफ्ट लॉन्च किया था अपने गवर्नमेंट्स ई पोर्टल का, जिसका नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS. और जब ये लॉन्च हुआ था हमने डिस्कस भी किया था. सो आफ्टर द 5 months ऑफ इट्स सॉफ्ट लॉन्च, नाउ दिस पर्टिकुलर e-portal is seeing the significant increase in terms of investors number using it to get bunch of approvals for their venture. Basically जो national single window system NSWS लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 5 महीने पहले, इसका पर्पस ये था कि सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाए. जो डिफरेंट बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको अप्रूवल के लिए कई सारी मिनिस्ट्रीज के पास जाना पड़ता है, तो उनको एक प्लेस पर सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाए. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ई पोर्टल लॉन्च किया था. द फर्स्ट क्लियरेंस वॉज ग्रांटेड ऑन 18th January since the progress has been good according to the data. And out of 1,258 registered users on portal, approximately 378 were registered in the last week as per the recent data given by a senior government official. तो NSWS में जो अभी की प्रोग्रेस है एज पर द प्रेजेंट ईयर, द प्रोग्रेस इज नाउ सिग्निफिकेंट. बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका सीधा पर्पस था जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको हेल्प करना, उनको एक सेम प्लेस पे, सिंगल प्लेस पे सारे अप्रूवल जो भी ज़रूरत होते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे अप्रूवल एक ही विंडो से प्रोवाइड करना. सो दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई फॉर द अप्रूवल कि कौन कौन से अप्रूवल उन्हें चाहिए और उन्हें कैसे कैसे अप्रूवल मिलेंगे, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया विल बी इम्प्रूव्ड. इसके अलावा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व भी होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर अप्रूवल की प्रोसेस में, उनका भी जो वर्क लोड है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा. जो अप्रूवल की जो प्रोसेस है वो ईज आउट होगी. कंप्लायंस बर्डन्स जो हैं इन्वेस्टर्स पर वो भी ईज आउट होगा. इस पर्पज से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था और अभी के डेटा के अकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर NSWS वर्किंग वेरी वेल. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट piece of article if you are preparing for any sort of competitive exams. अब बात कर लेते हैं NSWS की. So most of the approval are in progress into this portal are from the Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So with 33 and 295 approval request respectively. तो जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं NSWS के अंदर, so mean Department of Promotion of Industry and Internal Trade is actually now looking for initiating number of other programs and is now trying to bring end-to-end approval for various programs through this particular portal. So this include granting registration certificate for vehicle scrapping facility, registration of jewelers for selling the hallmark jewelries and so on. तो इस तरह के initiatives को भी इस particular portal में include करने की बात करी जा रही है. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि दिस वाज द सेंट्रल इनिशिएटिव, लेकिन अगर बात करी जाए स्टेट्स की तो स्टेट्स आर एक्चुअली फीलिंग और facing certain sort of challenges for being on board. So portal is on its testing phase. Getting states on board still a challenge for portal और डिजिटल पोर्टल. कैसे ये काम करता है? एन इन्वेस्टर लुकिंग टू मेक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट फीड रिलेवेंट डिटेल्स ऑन NSWS. कोई भी इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है इस पर्टिकुलर
पोर्टल पर रेलिवेंट डिटेल फिल करेगा। पोर्टल ये बताएगा कि इन्वेस्टर को कितने क्लियरेंस चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट से कौन कौन सा क्लियरेंस चाहिए, किस किस मिनिस्ट्री से कौन कौन सा क्लियरेंस चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स से उसको कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे क्लियरेंस या फॉर्म से कंप्लाइंसेस की ज़रूरत होगी। एंड इन्वेस्टर्स कैन फिल द कॉमन एप्लीकेशन। इसके बाद लिस्ट देखने के बाद इन्वेस्टर के सामने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और इन्वेस्टर उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भर देगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इन्वेस्टर विल हैव टू फिल अप द नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, कितनी लैंड रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या ज़रूरत है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को, किस स्टेट में वो बिजनेस करने जा रहा है। इसके अलावा जितनी भी डिटेल है वो उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेगा और इसके बाद वो उसी पर्टिकुलर पोर्टल पे सबमिट हो जाएगी। और इसके बाद ऑटोमेटिकली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाएगी फॉर अप्रूवल। जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, कंसर्न स्टेट है जहाँ पर उसे प्लांट लगाना है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करना, सबके पास ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन एक कॉमन एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए जाएगा। As of now, approximately 1,300 registered users are there. 555 common application form have been filled, जिसमें से 489 को अप्रूवल स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इनिशिएट हो चुका है अप्रूवल, और 143 को अप्रूवल ग्रांट भी हो चुका है। और ये लॉन्च कब हुआ था? सितंबर 22-21 में। बट स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्टिल facing number of challenges for interlinking their approval process with this particular NSWS portal। तो सेंटर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स को इस पर्टिकुलर पोर्टल से लिंक किया जाए, स्पेशली ऐसे स्टेट्स जो कि सेंटर पार्टिंग रूलिंग नहीं है। So let us see how central government will actually overcome this challenge. अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 6. At rupees 2.5 trillion IBC recoveries, 1/3 of admitted केस। इफ़ यू रिमेंबर, पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी वो हॉल्ट हो गई थी। नई प्रोसीडिंग्स या नए केस के लिए भी रोक लग गई थी। गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी टिल December 31 की किसी भी तरह के नए केस जो हैं वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट में एडमिट नहीं किए जाएंगे, जो स्पेशली पैंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुए या पैंडेमिक में जो बिजनेस डाउन हुआ उसकी वजह से जनरेट हुए हैं। बट अगर हम डेटा देखें, आईबीसी का जो होल सोल पर्पस था आईबीसी को लॉन्च करने का वो यही था कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जाए। जो बैंक करप्सी, इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है जो कई सालों से पेंडिंग रहती हैं, क्रेडिटर्स का, इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा रहता है उसमें, उस सारी प्रोसेस को ईज आउट किया जाए और इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। एंड सिंस इट्स इंसेप्शन 6 years ago, resolution plan under the IBC have yielded a realistic value of 2.5 trillion against total admitted claims of 7.54 trillion as of December 2021, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं जो रिकवरी रेट रहा वो 33.16% का रहा फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। दो तरह के क्रेडिटर्स आईबीसी में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एफसीज और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ओसीज। क्या डिफरेंस होता है इनमें? जब से ये आईबीसी लॉन्च हुआ है तो उसको 6 साल हो रहे हैं और 6 साल में अप्रॉक्सीमेटली 7.54 ट्रिलियन की वैल्यू के जो असेट्स हैं उसके रिलेटेड जो केस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के वो एडमिट हुए थ्रू आईबीसी, जिसमें से 2.5 ट्रिलियन के केस को रिजॉल्व किया। या हम ये कह सकते हैं कि 2.5 ट्रिलियन के असेट्स वैल्यू के जो असेट्स हैं उन जो फ्रीज थे उनको फ्री किया गया, वैल्यू रियलाइज करेंगे। नाउ दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर सम अदर वायबल project. So as per Rao Inderjit Singh, that Minister of States in the Ministry of Corporate Affairs, in a written response in Parliament said that as of December 31, 2021, approximately 457 companies have resolved under this IBC कोड so far। तो 457 कंपनीज का रिजोल्यूशन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि yes, IBC is working good, but it is not working as effectively as it should be, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो 33.16% का है। हालांकि रिजोल्यूशन का अगर नंबर देखा जाए, वैल्यू देखी जाए तो
अच्छा खासा एक ठीक ठाक सफिशिएंट सेटिस्फैक्ट्री नंबर है. द रेजोल्यूशन प्लान फॉर अप्रॉक्सीमेटली 444 कंपनीज फॉर विच डेटा इज अवेलेबल हैव yielded a realized value of 2.5 trillion as per the ministers. हालांकि पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था whether the MCA has taken the cognizance of bankruptcy tribunal taking note of disappropriate haircuts being taken by lender for companies resolved under IBC. तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करते हुए जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि कितना कितना रिजोल्यूशन हुआ, कितना कितना वैल्यू का रियलाइजेशन हुआ. रियलाइजेशन बाय क्रेडिटर्स थ्रू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP under the IBC is market driven and is inter alia dependent on the quality of assets at the time of its resolution, एज मिनिस्टर सेड इन रिस्पॉन्स. तो जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, मिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, उनका ये कहना है कि इंसॉल्वेंसी में कितना टाइम लगेगा, कितना वैल्यू रियलाइजेशन एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द केस हो पाएगा, दैट ऑल डिपेंड ऑन मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उस पर्टिकुलर असेट की. इसके अलावा क्वालिटी ऑफ असेट कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है रिजोल्यूशन की प्रोसेस और रियलाइज्ड वैल्यू. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. एक्सप्रेस बीज रेज्ड $300 million to become the 8th unicorn of 22. So Pune based logistics startup that is Express Bees ने अप्रॉक्सीमेटली $300 million का फंड जो है वो रेज किया है. तो फंड रेजिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करी है सीरीज F फंड रेजिंग राउंड, और इसके बाद दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज़ बिकम द 8th यूनिकॉर्न कंपनी इन 2022. और इस फंड रेजिंग के बाद से $300 मिलियन की फंड रेजिंग के बाद से जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो $1.2 बिलियन का हो गया है. और इस फंड को कौन कौन से प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने लीड किया? ब्लैकस्टोन ग्रोथ, TPG ग्रोथ, Chris Capital, and include a primary capital infusion of $100 million and a secondary share sale worth rupees $200 million. So after this, the company becomes the 8th unicorn in the list in financial year 2022. And remember, India is on the 3rd list of startups and unicorns. So these are the companies that recently attained the status or the tag of unicorn in India: Polygon, DealShare, Elastic Run, Express B, Lead School, LiveSpace, Drawing Box, and Fractal. So these are the company that has recently become the unicorn after going for fundraising exercise. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. मोबाइल टैरिफ में राइज अगेन इन 22. एयरटेल CEO. रिसेंटली मोबाइल के टैरिफ बढ़े थे, आप सबको याद हो 20% इंक्रीज देखने को मिला था, और ये लीड किया था जियो ने, और इसके बाद जो अदर कंपनीज थे उन्होंने भी सेम पैटर्न फॉलो किया. एंड एज पर द भारती एयरटेल CEO, दिस पर्टिकुलर मोबाइल टैरिफ इज अगेन गोइंग टू राइज इन फाइनेंशियल ईयर 22, क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन बनी हुई है, कई सारे इश्यूज को लेकर के AGR इशू तो है ही है जो क्रॉप अप हो रहा है. इसी तरह जियो का जो मोनोपोली का इशू है, जिस तरह से जियो ने पूरी मार्केट को डिस्टर्ब किया है, इसके बावजूद स्पेक्ट्रम रिलेटेड जो इश्यूज हैं, अपार्ट फ्रॉम इट एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र जिस तरह से पिछले कुछ सालों में डाउन हुआ है, इन सब को देखते हुए जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रेस की सिचुएशन आई है उसको रिजॉल्व करने का केवल और केवल एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ इंक्रीज इन टैरिफ रेट. और उसी को देखते हुए एयरटेल के CEO ने क्लियरली डायरेक्ट किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी फिर से यानी मार्च तक फिर से जो कंपनीज हैं दे कैन गो फॉर टैरिफ हाइक्स. कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो 5.4% सीक्वेंशियली इन फाइनेंशियल ईयर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सीन इन होम, मोबाइल एंड एंटरप्राइज सेगमेंट. और इसी को देखते हुए जिसकी इकोनॉमी रिकवर भी हो रही है, DTH के कई सारे अदर मॉडल्स भी जो टेलीकॉम कंपनीज है दे आर इन्वॉल्विंग इन. सो as per him, they will not hesitate over taking the lead in hiking the tariff, and they are hoping that average revenue per user to raise from current to 163 to 200, जो कि एयरटेल का अभी का एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र है. ARP जो एयरटेल का है वो 163 है, और जो टारगेट है एयरटेल का उसको 200 पहुंचाने तक का है. दैट इज़ फॉर दिस ईयर ओनली, और
ये बहुत इस बात के चांसेस हैं कि एयरटेल विल गो फॉर टैरिफ हाइक, और एयरटेल के बाद से, एयरटेल के लीड लेने के बाद से अदर कंपनीज भी सेम पैटर्न फॉलो करें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कैपेक्स फंडिंग प्लान गेट्स फ्लैग फ्रॉम नॉन बीजेपी स्टेट्स। इस साल के बजट में जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लेकर के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, स्पेशली पीएम गति स्कीम को लेकर के, गति शक्ति स्कीम को लेकर के जो अनाउंसमेंट किया गया, जिसके तहत स्टेट्स को 1 ट्रिलियन एलोकेशन किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम द स्टेट्स पर्सनल बोरोइंग। तो उसको लेकर के जो नॉन बीजेपी लेड स्टेट्स हैं, हम कह सकते हैं कि सेंटर रूलिंग पार्टी के अलावा जो स्टेट्स हैं जहाँ पर अदर पार्टीज रूल कर रही हैं, दे आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर पीएम गति शक्ति scheme not being flexible enough. So the 1 trillion allocation to states by Union Finance Minister for capital expenditure in financial year 23 have drawn criticism from some नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट। तो बजट स्पीच में जो बजट की जो स्पीच थी जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि दे विल प्रोवाइड इन्हांस असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर इंक्रीजिंग देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर इंक्रीजिंग देयर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और जिसके लिए वो 1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे फॉर अप टू 50 ईयर्स, 5 सालों तक स्टेट्स को, अगर वो चाहें, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करने के लिए। एंड दिस विल बी अंडर द स्कीम फॉर financial assistance to state for capital investment. The scheme launched last year had initially allocated 10,000 crore but revised the allocation up to 15,000 crore amid the growing demand from the states. तो गति शक्ति के अलावा, जब पीएम गति योजना है, इसके अलावा एक और स्कीम थी, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उसके तहत एक ह्यूज अमाउंट का लोन जो है वो गवर्नमेंट ने 50 सालों के लिए प्रोवाइड किया है विद इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स, सो दैट स्टेट्स कैन एक्चुअली इंक्रीज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर rate in order to revive their state economy. And the most vocal states are actually West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, जो कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को लेकर के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिस इज एंटी फेडरलिस्ट। Apart from it, all these sort of schemes, financial assistance scheme, PM Gati Shakti scheme, all these are not flexible enough. हालांकि अगर हम स्टेट वाइज अमाउंट अप्रूवल की बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वर द टॉप स्टेट्स फॉर रिसीविंग दीज ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड ये हमारे टॉप 10 की बात करी जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, पंजाब वर द फ्यू टॉप स्टेट दैट हैव रिसीव्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम द सेंटर फॉर इम्प्रूविंग देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC AUM रोज ₹1 ट्रिलियन फ्रॉम मार्च September 21. So before IPO, Life Insurance Corporation of India asset under management has increased to 38 trillion rupees as of September 2021 data. तो 38 ट्रिलियन रुपीस तक का AUM पहुंच गया है LIC का। व्हाट इज AUM? असेट अंडर मैनेजमेंट। और अगर आप रिसेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो LIC की गुड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश हो रही है, सारे ही न्यूज़ आर्टिकल में। वाई every business newspaper or important news business news sites are actually publishing the good news related to the good or improved financial performance of the IPO, just to create public awareness, just to improve public awareness, public sentiments, just to favorably impact the or generating the positive sentiments among public for LIC, so that before the IPO there is a positivity about the LIC, और LIC जो है वो जब LIC का जब भी IPO आए तो उसको एक अच्छा वैल्यू स्ट्राइक मिले, जो वैल्यूएशन हो LIC के स्टॉक्स का वो हाई हो, बहुत अच्छा हो, और इसीलिए ये पॉजिटिव न्यूज़ जो है बहुत टाइम से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं LIC के बारे में, नहीं अभी 2-3 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि LIC जो है वो टॉप ग्लोबल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स। और आज के न्यूज़ में जो LIC का AUM इंक्रीज हुआ है ₹1 ट्रिलियन तक, उसको भी डिस्कस किया गया है, जो कि September 21 में अप्रॉक्सीमेटली 38 ट्रिलियन था।
जो कि मार्च 2021 में 37 ट्रिलियन था, और सितंबर 2021 तक आते आते इन 6 महीनों में हम कह सकते हैं 38 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया। तो डायरेक्ट 1 ट्रिलियन रुपीस का इंक्रीज देखने को मिला है LIC के asset अंडर मैनेजमेंट में। सो इट्स AUM इज ऑलमोस्ट 3 टाइम ऑफ asset under management of all private life insurance companies in the कंट्री। अगर हम बात करें LIC के असेट्स मैनेजमेंट के रेशियो की, तो ये जितनी भी इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके टोटल AUM से भी 3 गुना ज़्यादा है। और जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, मार्च में 37 ट्रिलियन था, सितंबर में आते आते 38 ट्रिलियन हो गया। तो विद इन 6 मंथ 1 ट्रिलियन रुपीस का इंक्रीज हुआ है LIC के AUM में। दैट इज समवेयर इंडिकेटिंग द गुड परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग एंड रिजिलियंट परफॉर्मेंस बाय LIC, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग गुड share value or opening price for LIC stock. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.